आज हम लोग अभिनयों का प्रश्न उत्तर देखेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है अभिनयों का। यहाँ पर अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो इसका पहला का आंसर है सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित अभिनयों में एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अंतरंग झलक है। पहले हम लेखक परिचय लिखेंगे तब इसका आंसर लिखेंगे। अभिनयो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरा है हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ से यहाँ तक लेखक परिचय लिख देंगे तब इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर है यहाँ पर हर वर्ष अभिनयों में गर्मी के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा कहता है लेखक अभिनयों किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा सुना? तो तीसरा का आंसर है यहाँ पे लेखक अभिनयों एक निमंत्रण मिलने के कारण गए थे जहां पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत किया जाने वाला था। वहां उन्होंने एक पत्थरों की खदान जो अभिनयों से कुछ किलोमीटर दूर थी में महाभारत की भव्य प्रस्तुति देखा। इस दौरान वहां के अनेक गिरजाघर और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। अगला है चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? तो यहाँ पे चौथा का आंसर है ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह विलनब्य अभिनयों में है जो रोन नदी के दूसरी ओर लगभग स्वतंत्र बस्ती है। आज कल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में हो रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, कहता है ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। 5 नंबर का आंसर है यहाँ पे ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं तथा उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। रसोई घर और स्नान घर आधुनिक है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। ला शत्रुज में बेहद शांति और अनुभव के कारण लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य कहा है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लेखक अभिनयों तथा अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? छठा का आंसर है यहाँ पर लेखक अभिनयों एक टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे। वे वहां 19 दिन रहे और इसी क्रम में उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखे। 7वां है यहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। 7 का आंसर है यहाँ पर जिस प्रकार से पत्थर एक जगह पर रहकर अपनी अवस्था को दुनिया को दिखाते हैं तथा ये पत्थर कई सदियों से बिना माथा झुकाए खड़ा रहते हैं, ये बिना हिले डुले अपने पास कई वर्षों का अनुभव अपने में समेटे खड़ा रहता है। इसके सिर पर धूप और सूखी पत्तियां आती है। अंधेरी रात को वह अपने हृदय में समेटे कई पुरानी यादों को कहते हुए प्रतीक्षा कर रहा है। इसके सपने अभी भी हरे हैं, ये बिना पलक झपकाए इंतजार करती है। कवि के शब्दों में प्राचीन युग के लेखक और कविगण एक पत्थर के रूप में हमारे सामने हैं जो हर स्थिति में हमें उसी की भांति अपने अनुभव को बताकर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। अतः लेखक पत्थर और कविगण के बीच मानवीकरण करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर, 8वां कहता है अभिनयों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? 8 नंबर, तो 8 नंबर हम देखेंगे यहाँ इसका आंसर
फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र अविन्यों में कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, जिसे देखकर लेखक को अचरज हुआ। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी जो भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी थी। अतः लेखक ने ला शत्रुज में जो पाया उसके लिए उनके मन में गहरी कृतज्ञता थी। इस तरह वे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर यहाँ पे कहता है मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। तो 9 का आंसर है यहाँ पर मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता यह है कि मनुष्य भी प्रतीक्षा करते हैं और पत्थर भी। ये दोनों ही सपने देखते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोनों में विषमता यह है कि पत्थर बिना हिले डुले प्रार्थना करते हैं, इसकी कविता बिना शब्द के होते हैं, जबकि मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं। इन पत्थरों में एक प्राचीन धुन सुनाई पड़ती है, लेकिन कविगण में ऐतिहासिक धुन की कमी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 10 कहता है इस कविता से आप क्या सीखते हैं। तो 10 नंबर है यहाँ पर इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक एवं अपने को स्थिर करके बिना किसी डर और दबाव के करना चाहिए। अतः ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए हमें अटल होना चाहिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। 11 नंबर का आंसर देखेंगे हम। 11 नंबर में है यहाँ पे नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि कवि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि कवि नदी की तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 12 नंबर क्वेश्चन नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो यहाँ इसका आंसर है यहाँ नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी की याद आती है, क्योंकि नदी के तट पर लेखक ने जिस प्रकार का कल्पना किया है उसी प्रकार की कल्पना शुक्ल जी ने अपनी कविता में किया है। 13 नंबर प्रश्न है नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो 13 नंबर का आंसर है यहाँ जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कवियों में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमा, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इस प्रकार लेखक नदी और कविता में अनेक समानता पाता है। और अंतिम प्रश्न है इसका किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों। तो इसका आंसर है नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ यहाँ पे तटस्थ होगा, इट्टा होगा, ठीक है, तटस्थ। तो नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की अभिभूति से बची नहीं जा सकती। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। तो आप लोग ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।